चलो, जो कंसेप्ट दिया था आपको ब्रेक से पहले वो समझ में आ गया सब लोगों को। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा था। एक छोटी सी इक्वेशन है फिजिक्स की, जो फिजिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ ली थी, F बराबर डी पी बाई डी टी, है ना। फिर बोल देते थे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो का, F इक्वल टू जीरो का, तो मास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, है ना। तो मोमेंटम तो क्या कंजर्व किया नहीं, क्यों नहीं किया है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे थे कहाँ से? पाइप की दीवारों से। पाइप की दीवारों से एक्सटर्नल फोर्स उस लिक्विड मास के ऊपर लग रहा था, इस वजह से मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगा है। लेकिन आप ये चीज तो हमेशा लगा ही सकते हो, F बराबर डी पी बाई डी टी, है ना। तो डी पी बाई डी टी में रो इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करनी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शंस के साथ काम करना, है ना। तो एक्स डायरेक्शन प्लॉट कर देना, वाई डायरेक्शन प्लॉट कर देना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस मान लेना, ठीक है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो जिस डायरेक्शन में माना उसी में है, अगर नहीं आए, नेगेटिव आए, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देना, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। बस क्वेश्चन का आंसर देते समय लास्ट स्टेप तक आप ध्यान रखना कि आपसे कौन सा फोर्स पूछा है। लिक्विड ने जो दीवार पर लगाया है वो फोर्स पूछा है, या फिर दीवार ने लिक्विड पर लगाया वो फोर्स पूछा है। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर जैसे था कि लिक्विड ने दीवार पर कितना फोर्स लगाया, तो इसी डायरेक्शन में आपने फोर्सेस माने थे, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में फोर्सेस आपसे पूछे गए थे। अगर वो उल्टा पूछता कि दीवार ने लिक्विड के ऊपर, पाइप की दीवार ने लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, इनका अपोजिट डायरेक्शन बना देते बस, ठीक है। आंसर्स मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली सेम आते, ठीक है। चलो, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नोट करो आप, वो है, उसमें भी फिजिक्स है, हेडिंग डालो फ्री लिक्विड जेट, ठीक है। इसमें भी फिजिक्स आएगी, ठीक है। टॉपिक है फ्री लिक्विड जेट। प्रोजेक्टाइल मोशन सबने पढ़ा हुआ है। आपने कभी किसी फायर ब्रिगेड कर्मचारी को आपने आग बुझाते हुए देखा है? तो क्या करते हैं वो लोग, ठीक है, वो जो गाड़ी लेकर के आते हैं उसमें जो वाटर होता है उसमें अरेंजमेंट होता है कि काफी तेज क्वांटिटी से जो है वाटर आग उस जलती हुई आग पर जो है वो आप डाल सके, है ना। तो जो आग लगी हुई है जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में डाल सके। पता है कि आपको ये एनवायरनमेंट में भी बताया जाता है कि एक साथ 3 फायर जेट यूज किए जाते हैं, है ना। एक साथ 3, एक तो बर्निंग प्रॉपर्टी पर और एडजेसेंट प्रॉपर्टी पर, इधर वाली प्रॉपर्टी और इधर वाली प्रॉपर्टी, ताकि आग फैले ना, है ना। और लगभग 1100 लीटर्स पर मिनट, है ना, वहां पर इतना इंटेंसिटी ऑफ फ्लो होना चाहिए, है ना। तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन जब आप वहां पर आग बुझाने के लिए कोई कर्मचारी जाता है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे रोड लेवल पर रहता है जनरली वो, या फिर ज्यादा से ज्यादा कहाँ रह सकता है वो, हो सकता है वो अपनी गाड़ी में यहाँ पर बैठा हो, है ना, इस जगह पर हो। दोनों में बातें मैटर करेगी, है ना। हो सकता है कभी रोड लेवल से वो आपको बुझाए, हो सकता है कि कभी वो जब आपको बुझाए तो वो गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है, मान लो यहाँ खड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी उसके हाथ में ये पंप होगा, है ना। ये जो आपके पास में जो पाइप होगा, ये पाइप है ना, यहाँ से यहाँ तक तो पाइप है, और पाइप से फिर क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वाटर, है ना, लिक्विड निकलेगा। तो ये जेट है जो पाइप से निकलेगा। तो देखो, जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन आप देखोगे, देखो जेट यहाँ से, जब ये लिक्विड जो है, जो वाटर है, जब यहाँ से छूटेगा तो क्या वो फ्री जाएगा? फ्री जाने का मतलब उसके ऊपर बस ग्रेविटी लगेगी। तो जैसे किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो ना, पत्थर को ऊपर फेंकते हो, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, तो वैसे ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे स्टार्ट होकर के ऐसे खत्म हो, है ना। और यहीं पर आपकी क्या होगी, जलती हुई बिल्डिंग होगी। मान लो इस फ्लोर पर आग लगी हुई है ना। सोचो जरा, इस फ्लोर पर आग लगी हुई है और आग में पानी का छिड़काव यहाँ लगा रहा है, तो मतलब है कि उस बात का, जहां आग लग रही है वहीं पर आपको वो जो है पानी स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। देखो, बर्निंग प्रॉपर्टी पर जब ये स्ट्राइक करता है तो हो सकता है कि जाता हुआ लिक्विड स्ट्राइक करे। सोचो जरा, इमेजिन करो कि आपके पास में जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो हो सकता है कि बर्निंग प्रॉपर्टी में वो ऐसे डाले, या फिर हो सकता है कि बर्निंग प्रॉपर्टी में जब लिक्विड स्ट्राइक करे तो यहाँ स्ट्राइक करे, है ना। इसी जगह पर आग लगी ना, इसी जगह पर आग लगी, या तो चढ़ता हुआ पानी इस आग को बुझाने के काम आएगा, या फिर एक बार मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, फिर उतरता हुआ पानी इस आग को बुझाते हुए काम आएगा। मान लो 16वीं मंजिल पर आग लगी है, 16वीं मंजिल पर आग लगी है, तो 2 केसेस यहाँ पर बन सकते हैं। इस तरीके से ये होगा, है ना। मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या कर रहे हैं अपन, मोटा मोटा आइडिया दे रहे हैं, वो समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, सारी बातें यहाँ पर जेट की होने वाली, ठीक है। तो जेट जब यहाँ पर जाएगा तो ये फ्री फ्लो करेगा, है ना, फ्री जाएगा, बस ग्रेविटी इसके ऊपर हर जगह पर लग रहा होगा। तो एक पत्थर को जब आसमान में फेंकते हैं किसी एंगल से, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो कई सारी चीजें पढ़ते थे आप कि कितनी रेंज तक जाएगा, है ना, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कहते थे। तो वो सारी फिजिक्स में पहले बता देता हूँ, फिर हम सीधा एफएम का क्वेश्चन करेंगे ना। सिर्फ फिजिक्स बताऊंगा मैं आपको,
सारे कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे, फिर सीधा एफएम का क्वेश्चन करेंगे ना। तो फिजिक्स से रिलेटेड समझेंगे, पहले मोटा मोटा जो मैंने डायग्राम बनाया ये आप नोट कर लो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर दो केसेस बन सकते हैं, इनिशियल स्पीड को u मान लो, एंगल थीटा मान लो, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, हो सकता है कि वो जमीन लेवल से आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि वो अपनी गाड़ी में खड़ा हो इस जगह पर, और जमीन लेवल से भी अगर वो आग बुझाने जाएगा तो जमीन के सट करके थोड़ी ना पाइप रखेगा, पाइप तो यहाँ रखेगा, है ना, पाइप तो उसके हाथ में होगा ना, तो फिर से हाइट तो आ ही जाएगी कुछ ना कुछ, तो इनिशियल हाइट कुछ ना कुछ होगी यहाँ पर, है ना। चलो तो मैंने दूसरा जो ये आदमी कर्मचारी बनाया, ऐसे मत सोचना ये इसकी आग बुझा रहे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है गाड़ी में खड़ा हो, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, तो केस हो सकता है कि ये इसको, ठीक है, ये आग बुझाने के लिए वो लिक्विड जेट से जा रहा है, या फिर हो सकता है ग्राउंड लेवल पर हो, तो ग्राउंड लेवल पर भी बिल्कुल चिपका करके ऐसे तो डालेगा नहीं वो पानी। तो जनरली जब भी आपको ये देगा ना, डेटा देगा, तो स्टार्टिंग की हाइट बताएगा वो आपको, कि उसका जो पाइप है जहां पर वो पानी जो जेट जो जा रहा है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, कितनी हाइट पर है वो जेट, इनिशियल लेवल कितना है, इनिशियल हाइट कितनी है ना, तो ये डेटा देगा आपको जरूर, ठीक है। फिजिक्स पढ़े अब, इससे रिलेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, तो मैं आपको इससे रिलेटेड फिजिक्स बता देता हूँ, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये फिजिक्स में भी आपका पूछा जा सकता है, जैसे एसएससी के अंदर जो फिजिक्स आती है या किसी एग्जाम के अंदर आती है, तो उसमें फिजिक्स पार्ट में भी आपको ये कंसेप्ट मिल सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, कभी भी जब भी जरूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये काम आ जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में, है ना। देखो जरा यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो टर्म्स वगैरह डिस्कस करते थे, ध्यान देना, यहाँ से मान लो कि स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट करके वो ऐसे जा करके वो ऐसे आ रहा है, वापस अपनी पोजीशन ग्राउंड पर वो बना रहा है इस जगह पर, इसको क्या कहते हैं, जहाँ से स्टार्ट किया वहां से लेकर के लास्ट पॉइंट, ये इसकी रेंज कहलाती है, ठीक है। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, नोट कर लो ये तो रेंज है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट नजर आ रही होगी, पार्टिकल इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है, इसको एच मैक्स कहेंगे, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टाइम टी लगा है ना, मैं बोल देता हूँ कि जैसे टी डेज टाइम लगा है, जितना टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में भी लगता है, तो यहाँ पे भी टी डेज लगेगा। तो बेसिकली आपका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ टी डेज होगा, है ना। तो नोट करते जाओ मेरे साथ में, ये इनिशियल स्पीड को यू कह देते हैं, एंगल को थीटा कह देते हैं। इनिशियल स्पीड को यू कह दो, एंगल को थीटा कह दो, इसको कह दो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इनके साथ में, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी को डील कर रहे हो आप, ठीक है, और ग्रेविटी को डील कर रहे हो, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो आप जब इनको डील करोगे तो आप लोगों को एक्स और वाई डायरेक्शन में अलग अलग मोशन की इक्वेशन लगवानी पड़ेगी, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन के हिसाब से 3 इक्वेशन दी थी ना, कौन कौन सी इक्वेशन है बताना जरा। एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखते हो, है ना, कई सारे सब्जेक्ट में काम आ जाती है इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली तो इक्वेशन है v बराबर u प्लस a इंटू टी, दूसरी इक्वेशन कोई सी भी पहले बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। पता है आपको ये इक्वेशंस कहाँ काम आती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी SSD OSD वगैरह जब निकालते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह, इसको यूज करके निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये इक्वेशंस काम आती रहती है ना, तो इनको अप्लाई करना सीखेंगे। बेसिकली ध्यान देना, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट 0,0, है ना। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर डिस्कस कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, है ना, इसको यहाँ पर बनाए तो ये u स्पीड था, दिस इज द u स्पीड, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ कि किसी टाइम t में, है ना, किसी टाइम t पर, t टाइम के अंदर ये 0 टाइम है इस जगह पर, और किसी टाइम t के अंदर वो यहाँ पहुंच गया, तो कितना पहुंचा है वो y में, तो ये y चला गया, और x में कितना चला गया, स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, इसके कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ मैं, x, y है, यानी कि उसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो तो x है,
और जो वर्टिकल डिस्टेंस टेबल हुई वो y है। किसी को दिक्कत? और मुझे बताना यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना लिखोगे, एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा पार्टिकल पर, हमेशा नीचे की तरफ, और ये होगा एक्सेलरेशन, दिखा रहा हूँ डायरेक्शन बता दी, तो a को g लिखेंगे, नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, g के बराबर है, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मैंने ऊपर मानी है ना, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मैंने ऊपर मानी है। तो बताना जरा x की इक्वेशन बता सकते हो कि व्हाट इज x, इक्वेशन लगाएंगे ये वाली, सेकंड इक्वेशन लगाओ जरा, किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में अगर आप ये इक्वेशन लगाते हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा बताना जरा, x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में वो गया x डायरेक्शन की इनिशियल स्पीड कितनी है, u का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, cos कंपोनेंट, है ना। तो इस इक्वेशन को लगा रहे हैं सेकंड इक्वेशन को, तो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, बताना x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो ये वाली टर्म आपकी 0 आने वाली है ना, ये वाली टर्म आपकी 0 आने वाली है, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। बेसिकली जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। आप लगाते हो ना कि स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिस्टेंस निकालने के लिए, तो वो कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है। दूरी बराबर चाल इंटू समय, है ना, चाल इंटू समय, चाल भूल गया था मैं, याद नहीं आ रहा चाल इंटू समय, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू व्हाट, द स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ट्रेवल, है ना। इसको लिख सकते हो आप। तो ये कब लिखोगे, ये ध्यान रखा करो, बच्चे कभी भी लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ये कब लिखते हैं, वो कब लिखते हैं, इस इक्वेशन से समझ में आता है। ये आपकी जनरल इक्वेशन है डिस्टेंस निकालने की। अगर एक्सेलरेशन 0 हो यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो तो आप ये लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो, ये तो एक्स डायरेक्शन में आपने लिख दिया है ना। वाई डायरेक्शन की बता सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में यही वाली इक्वेशन लगा करके, वाई डायरेक्शन में y इज इक्वल टू, बताओ जरा। ये मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर की तरफ थी इनिशियल स्पीड और ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है। जब भी वेक्टर्स आएंगे डायरेक्शन लिख देना, है ना, डायरेक्शंस लिख देना। तो हमने डायरेक्शंस लिख दी यहाँ पे, है ना। तो दिस इज इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ माइनस कब आएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है और डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ऊपर की तरफ ले रखी है, तो ये माइनस जी लिखेंगे। हर जगह पे ध्यान दो, y मैंने पॉजिटिव लिखा है, क्यों, क्योंकि ऊपर ही जा रहा है। y मेरा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है डिस्टेंस, ठीक है। चलो, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर, है ना। तो y की इक्वेशन आ गई आपकी, क्या इक्वेशन आ गई, मैं आप लिख देता हूँ, माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। सबको समझ में आ गया क्या, इक्वेशन आ गई माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर इस जगह पर, है ना। मुझे बताना जरा, इसके बाद में आप लोग एक चीज करते थे, इसमें से t को एलिमिनेट करते थे, पता है क्या आप लोगों को, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन निकालने के लिए आप t को एलिमिनेट करते थे, t आ जाएगा x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, ये तो t है, पुट कर दो जरा y की इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, व्हाट इज t, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ ऑफ z मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सही लिखा है कि देखना जरा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, u से u विल कैंसिल आउट, तो y की इक्वेशन बन जाएगी x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ g, ठीक है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर एंड दिस इज sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो लिख लो जरा। तो ये वो इक्वेशन है जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी पहले, काफी पहले, है ना। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है। दिस इज द प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, नजर आ रहा है, x की 2 घात की सभी ऋण है, दिस इज डिग्री 2 इक्वेशन, है ना। तो ये पावर 2 नजर आ रही है आपको, तो दैट मींस इट्स ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोलिक। तो ये जो प्रोफाइल बनती है यहाँ पर, जो पार्टिकल जाता है या कोई भी चीज जाती है, एक बार छूटने के बाद में वो जाएगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा, ठीक है। मतलब उसमें पावर नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्ट में। फिर ऐसा नहीं कि रॉकेट छूट गया, सर रॉकेट तो जा ही नहीं रहा, रॉकेट में तो खुद की पावर है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज अगर वो फ्री जाए, यानी कि अपनी खुद की पावर यूज ना करे, बस इनिशियल जो पावर थी वो यूज कर ली, उसके बाद में तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा। बचपन में करते थे ना अपन लोग क्या करते थे, 2-3 लोग खड़े हो जाते, 2-3 बच्चे, है ना, लोग क्या बच्चे खड़े हो जाते थे, ठीक है, 8-8 10-10 साल के बच्चे, तो दूर खेत में खड़े हुए हैं, वहां पर पत्थर फेंक प्रतियोगिता चल रही है ना, तो पत्थर फेंकने किसका पत्थर दूर तक जा रहा है, तो हम लोग कैसे फेंकते थे, एकदम यूं करके, और जितना दूर आसमान में फेंक सके उतना फेंके, दिक्कत हो जाएगा, है ना। प्रोजेक्टाइल, ये जो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है ना, ये क्रिकेटर्स भी यूज करते हैं बड़े आराम से, फ्लैट 6 लगाते हैं, ठीक है।
तो अगर रेंज मैक्सिमम चाहिए तो उसकी कंडीशन क्या है, आप लोगों को शायद पता होगा, एंगल 45 डिग्री पर रखो। तो जब प्रैक्टिस करते हैं तो बैक वो 45 डिग्री पर चलाना सीखते हैं मैक्सिमम टाइम पर, है ना, कि 45 डिग्री पर जाए तब वो उसी ओरिएंटेशन में उसी तरीके से मारे तो रेंज उनको मैक्सिमम मिल पाए कम से कम एफर्ट के साथ में, है ना। तो अलग अलग कंडीशंस आती है, अभी डिस्कस करेंगे। ये नोट कर लिया है कि हटा दूं क्या मैं इनको? ठीक है, देखो कई जगह पे काम आ जाती है ना, पत्थर फेंक रहे हो दूर तक पहुंचाना है तो जो कंडीशंस अभी बनेगी, ठीक है, वो मैं बता दूं, उसके बाद पत्थर फेंकना है ना, और किसी घर में कुछ फेंकना, ठीक है। खाली खेत मैंने पहले बोल दिया था, हाँ है, सब पता होता है उनको, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ये बात अब खुफिया रही नहीं है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है। चलो ध्यान मेरा। आप तो प्लेयर्स की बात कर रहे हो, जो मशीन्स वगैरह आती है, क्योंकि बॉलर थोड़ी ना फेंकते रहता है बॉल, वो बॉल्स वगैरह मशीन के अंदर आती है, तो वो भी कैसे जाती है, क्या होता है, अलग अलग उसमें भी कोडिंग डाल दी जाती है ना, तो उसके हिसाब से शॉट्स वगैरह भी लगाते हैं। चलो वहां तक मत जाओ, इसको प्लेयर बनने, है ना। देखो अभी आपके पास में एक फॉर्मूला, कई सारे फॉर्मूले बनाते हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहले तो टाइम का फॉर्मूला बता सकते हो क्या, कि कितने टाइम में ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, बताओ जरा, ठीक है, कितने टाइम में, व्हाट इज द टाइम, टी डैश निकालना है आपको। टी डैश कौन सा टाइम है, द टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट, ठीक है, द टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। आप लोग निकालो जरा, कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ, है ना, वो v0 होगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पर कंडीशन पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 जाएगी, और हमें टाइम निकालना है ना, तो ये वाली इक्वेशन लगा देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ मैं। क्यों लगा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, इनिशियल स्पीड मेरे को y में पता है, फाइनल स्पीड मैक्सिमम हाइट पर 0 है, तो किन दो पॉइंट्स के बीच में लगाऊंगा, एक तो ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये वाला। इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लगा दो तो रिजल्ट मिल जाएगा, लगाओ जरा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में प्लस u इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू u sin थीटा, प्लस आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, है ना। और इसके बाद में दिस इज माइनस जी मल्टीप्लाइड बाय टी, और टी की जगह लिख देंगे टी डैश, है ना, टी डैश लिख दिया, तो यहां से आपका टी डैश आ गया, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। आ गया क्या, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो u sin थीटा डिवाइड बाय जी के बराबर है। व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट नाउ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना, 2u sin थीटा डिवाइड बाय जी। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट भी आ गई। अच्छा मैक्सिमम हाइट कहाँ आई, अभी मैक्सिमम हाइट निकालनी हो मान लो, तो कौन सी इक्वेशन लगाना बेटर रहेगा, ये वाली इक्वेशन लगाते तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी क्या, सीधी सीधी, है ना। क्योंकि हमें इस पॉइंट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता है कि वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से उसने वापस नीचे आना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, समझ में आ गई बात। तो इस वजह से हम इस इक्वेशन को देखते हैं पहले कि हमको s निकालना है, यानी कि h max निकालना है, a पता है माइनस g है, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल पता है, तो क्यों ना ये लगा दो, है ना। तो h max इससे निकाल पाएंगे। तो तीसरी इक्वेशन यूज करो y डायरेक्शन में, यूज द थर्ड इक्वेशन इन y डायरेक्शन, बताना जरा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन यूज करके बताओ, v स्क्वायर मतलब 0, u स्क्वायर मतलब u sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस g मल्टीप्लाइड बाय h max। तो यहाँ से h max आता हुआ नजर आ गया होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। लिख लो जरा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब कोई मुझे रेंज बता सकता है क्या, रेंज, व्हाट इज रेंज, रेंज कितनी होगी। तो रेंज कब आ रही है बताओ जरा, रेंज कब आ रही है, रेंज आ रही है जब आप यहाँ से यहाँ पहुंच गए, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम पता है आपको, और ये रेंज क्या है, ये एक्स डिस्टेंस ही तो है, ये जनरल एक्सप्रेशन है आपके पास। इस जनरल एक्सप्रेशन में टी की जगह कैपिटल टी पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा क्या रेंज का। तो यहाँ से रेंज निकाल सकते हैं, रेंज फर्स्ट, ये जो इक्वेशन है इससे निकाल दो आप, ठीक है। और वहां तक नहीं जाना चाहते तो यही तो इक्वेशन यूज करी थी हमने, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज कर लो, ठीक है। तो रेंज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T, है ना। तो u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल T, व्हाट इज कैपिटल T, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यहाँ से आंसर मिलेगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, दिस इज द आंसर, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, दिस इज द रेंज। सारी चीजें कवर हो गई क्या। अब अगर आपका पार्टिकल यहाँ ना हो, कहीं और हो, तो बेसिक इक्वेशन से जाना,
समझ में आ गए? उनके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मान लो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ग्राउंड से ग्राउंड में आ रहा है, तब तो ये इक्वेशंस लगा दो जो रेडीमेड फॉर्मूले बनाए मैंने, बॉक्स कर दिए, कैपिटल टी इतना, रेंज इतना, है ना, एच मैक्स इतना। लेकिन अगर आपका केस ये ना हो कि ग्राउंड से ग्राउंड पर नहीं गया, कहाँ गया, कि जैसे मैंने बोला ना फायर ब्रिगेड वाला आदमी खड़ा है, वो ग्राउंड पर उसका जो व्हीकल था उसमें यहाँ खड़ा है, फिर उसमें भी यहाँ खड़ा है, फिर उसके बाद में वो जो पाइप से जो पानी निकला वो स्टार्ट यहाँ से हुआ जेट का, तो जेट जब स्टार्ट हुआ तो ऐसे जाकर के ऐसे आएगा, तो वो ग्राउंड से ग्राउंड पे नहीं गया, ठीक है। तो उसमें इनिशियल हाइट वगैरह देखते हुए आपको सारी कैलकुलेशन ऐसी ही करनी पड़ेगी जैसा मैंने आपको अभी इनके डेरिवेशंस में करवाया है। बात समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब सीधा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नोट करो। अच्छा, इसमें छोटी मोटी चीजें और देख लो। रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी? रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी बताओ जरा, कौन सी चीजें जो आप कंट्रोल कर सकते हो? स्पीड बढ़ा दो, जितनी ज्यादा पावर लगा सकते हो उतनी पावर से फेंको, तो उससे तो यू कंट्रोल हो जाएगा। और फेंकते समय एंगल साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 2 थीटा 90 डिग्री, यानी कि थीटा 45 डिग्री। तो मैक्सिमम कब मिलता है नोट कर लेना, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। ये मैक्सिमम मिलेगा 45 डिग्री एंगल पर। समझ में आ गई क्या बात है? और यहां बताओ जरा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करना चाहते हो यदि, तो 90 डिग्री से फेंको, सीधा आपके सर के ऊपर फेंको, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री पर फेंकोगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, तो साइन 90 फिर 1 हो जाएगा। मैक्सिमम यदि इसको भी मैक्सिमाइज करना चाहे तो वो u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर होगा। अगर वर्टिकली अपवर्ड यदि किसी चीज को फेंक दिया जाए, u स्क्वायर अपॉन 2g मैक्सिमम हाइट अचीव होगी, है ना। चलो सारी बातें आ गई समझ में? नोट करो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करेंगे। A nozzle is situated at a distance of 1 meter. A nozzle is situated at a distance of 1 meter above the ground level. A nozzle is situated at a distance of 1 meter above the ground level, and it is inclined at an angle of 45 degree to the horizontal. And it is inclined at an angle of 45 degree to the horizontal. The diameter of the nozzle is 50 mm. The diameter of the nozzle is 50 mm. And the jet of water from the nozzle strikes the ground at a horizontal distance of 4 meter. Strikes the ground at a horizontal distance of 4 meter. Find the rate of flow of water. Find the rate of flow of water. क्या निकालना है आपको? Rate of flow यानी कि Q, डिस्चार्ज निकालना है ना? Find the rate of flow of water. ट्राई करेंगे क्वेश्चन, फिगर विगर बनाओ, ठीक है, और बेसिक इक्वेशंस को लगाओ, क्योंकि मैंने बोला है कि यहाँ पे इनिशियली उसकी हाइट है ना, नोजल की हाइट आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है वो तो नहीं लगेंगे, कंसेप्ट लगेंगे। कंसेप्ट लगाना
सिमिलर टाइप के, है ना, जो भी चीज़ आपसे पूछी गई है इन इक्वेशंस को अगर आप साइड में रख दोगे ना लिख करके, तो आप लोग फायदे में रहोगे, आप लोगों को इक्वेशन लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ें दिख जाएगी। एक्स में अलग लगाते हैं हमेशा इक्वेशन, वाई में अलग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी चल रही है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो विद साइन यूज होगी, ये सारी चीज़ें है ना, विद साइन आपको यूज करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो के बेसिस पर आप सबसे पहले तो फिगर बनाओ कि फिगर कैसा बनेगा, उसके बाद में फिर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो। डिस्चार्ज निकालना है, एरिया ऑफ नोजल मेरे हिसाब से दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली वेलोसिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। इनिशियल स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड जो गिवन डेटा है उससे ही निकलेगी, एक बार स्पीड निकल जाए तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो डेटा दिया था उसका फिगर प्लॉट कर लिया कि सब लोगों ने, सबसे पहले तो उसका फिगर प्लॉट होगा। नोजल है, ठीक है, यहाँ पर नोजल की एंट्री मान लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और यहाँ पर नोजल ऐसे जाकर के कुछ ऐसे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या था उसने, नोजल इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो ये 1 मीटर है। नोजल बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, बस नोजल का मुंह है, यहाँ पर जेड स्टार्ट हो गया इस जगह पर, है ना। नोजल के बारे में जानकारी जो दे रखी होगी वही लिख देंगे। इसमें बोला था कि ये एंगल बराबर है 45 डिग्री का, है ना, 45 डिग्री हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द नोजल इज 50 mm, तो यहाँ पर आपको जो नोजल की जो डायमीटर मिल रही है, क्योंकि यहीं से फ्लो होगा, ठीक है, तो इसका जो डाया है दैट इज इक्वल टू 50 mm, तो ये एरिया कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। And the jet of water from the nozzle strikes the ground at a horizontal distance of 4 मीटर, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कितनी डिस्टेंस पर जाकर के ये स्ट्राइक हुआ, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मीटर, तो 4 मीटर की डिस्टेंस है। रेंज वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड से ग्राउंड वाला था, है ना, तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस में खेलना पड़ेगा, इक्वेशंस लगाओ। 4 मीटर आपको दी थी, ठीक है, और फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो हम जानते हैं कि डिस्चार्ज निकलेगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी से, तो हमारा ध्यान होगा u निकालने पर, जिसको मैंने फॉर्मूले में u बोला था, उस u को निकालने पर आपका ध्यान होगा, ठीक है। एरिया की जगह पर हम लिख देंगे दिस इज π/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.050 का स्क्वायर, है ना, तो ये तो एरिया हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो बताओ कैसे इक्वेशंस वगैरह यूज कर रहे हो आप, बताओ। जो डेटा दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है, यही दिया डेटा, इसके अलावा और कुछ दिया, इसके अलावा और कुछ भी डेटा नहीं है ना। तो रेंज के बारे में हमें पता है कि ये इतनी डिस्टेंस पर जाकर के, तो रेंज वाला फॉर्मूला बना लो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और फाइनली वो जा रहा है। तो इसमें एक तरीके से 2 डेटा है जो आपके पास है कि यहाँ से जब वो स्टार्ट हुआ तो वो y में कितना गया, आंसर होगा -1 मीटर, है ना। ध्यान देना, इसको बोल दोगे आप, यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ इसको +x बोल दो, और यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ इसको +y कह दो, ये मेरा ओरिजिन है। तो फाइनली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है बताओ जरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 मीटर तो प्लस में और 1 मीटर माइनस में, है ना। तो x में तो गया 4 मीटर और y में गया -1 मीटर, ये सुनो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से सारे, ठीक है। तो y में कितना डिस्प्लेस हुआ, जब यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया, ओरिजिन बनाया, ये x बनाया, ये y बनाया, ठीक है। अब इक्वेशन क्या लगेगी, वही डिस्टेंस वाली इक्वेशन लगा दो, x बराबर u cos थीटा, cos 45 डिग्री हो जाएगा, u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, एक तो इक्वेशन ये है ना, और x की जगह पर क्या लिख देंगे, x की जगह पर 4, तो इक्वेशन आपकी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन जो y में है वो कितनी है, y लिखते समय बस इसको -1 लिख देना, यहाँ हो सकता है बच्चे गलती कर दें, है ना, क्योंकि आपके पास में सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो y में आप कितना लिखोगे, इसको y में -1 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में दिस इज इक्वल टू u sin 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय t माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर, यही लगेगा क्या, बस t को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। यानी कि आप लोग वो इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली वो याद नहीं रहती किसी को, अगर याद है आप लोगों को जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाली इक्वेशन है तो उसको लगा दो, ठीक है। अब देखो ना इसके अंदर क्या बचा आपका, u अननोन है और t अननोन है, t को एलिमिनेट कर दो, u निकल जाएगा, ठीक है, निकालो देख, हाँ u आ रहा है कितना, बहुत ज्यादा आ रहा है, पॉइंट गलत जगह पे लगा दिया आपने, 55 की जगह 5.5 आता तो हो जाता काम, है ना। तो मैंने आपको दे दिया हिंट कि किस जगह गलती की होगी 10 के फैक्टर में, नहीं इक्वेशंस यही यूज की आपने,
मैंने यही तो बोला था आपको कि ग्राउंड से ग्राउंड पे जाएगा तो फॉर्मूला है वो है। जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ाना स्टार्ट किया ना, समझाना, उस टाइम पर भी मैंने दोबारा आपको बोला कि आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो मैंने बनाए हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको न्यूटन की जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन इससे जाना ही पड़ेगा। फिर भी अगर आप गलती करते हो भगवान मालिक है फिर, है ना। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से। ये यहाँ से यहाँ तक खत्म हो जाता है ना, तब तो इक्वेशन लग जाती है। ग्राउंड से ग्राउंड की इक्वेशन है वो सारी जो आपने इनसे बनाई थी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, रास्ता दे रहा हूँ मैं आपको कि आप ये लगा लो, ये लगा लो, या ये कोई नहीं लगाता तो जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की आपने निकाली थी उसको लगा लो, तो उससे भी काम हो जाएगा, है ना। चलो सही है। 5.6 मेरे पास लिखा हुआ है, जो मेरे पास में वेलोसिटी है वो है 5.60 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, क्या बना होगा, क्वाड्रेटिक बना था कि यहाँ पे, है ना, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पे। लेकिन टी को एलिमिनेट किया तो क्वाड्रेटिक कहाँ बना आपको, तो यू यू आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। हाँ, क्वाड्रेटिक तो बनी रहे, यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये वाली टर्म भी आपकी यू स्क्वायर बना देगी, ये भी स्क्वायर बना देगी, तो क्वाड्रेटिक थोड़ी ना यू को सॉल्व करेंगे। हाँ चलो ठीक है ना। हाँ, फाइनल आंसर 11 लीटर्स है ना। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इन्होंने सॉल्व किया, यू तो आ रहा है 5.6 मीटर पर सेकेंड, और फिर डिस्चार्ज निकालना था, यानी कि एरिया इनटू वेलोसिटी करना है ना। अब नोजल छोटी सी नोजल होती है, वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेते हो आप, है ना। इतने से जो छेद में से पानी निकलेगा तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से, पाइप के अंदर जब फ्लो हो ना तो सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, बाउंड्री पर जीरो होती है। लेकिन नोजल, ठीक है, स्मॉल होल, स्मॉल ओपनिंग, तो वहां पर वेलोसिटी को कांस्टेंट मानोगे हर जगह पर, ठीक है। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेलोसिटी करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण कांस्टेंट सेम हो जाएगी, है ना। तो डिस्चार्ज निकाला, डिस्चार्ज का आंसर है 11, ठीक है, लीटर पर सेकेंड। आपने मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकाला होगा, 0.011 आया होगा, 11 लीटर्स पर सेकेंड आ गया। सब लोगों को समझ में आ गई ये बात, इजी है। देखो मैं आपको गलती करने से पहले ही बता देता हूँ कि आप कहाँ गलती करोगे, है ना। क्योंकि अगर हम अभी फॉर्मूले को यदि पकड़ के रहेंगे ना तो गलतियां तो होती है। दिक्कत वहाँ है, मेन दिक्कत वहाँ है ना। ये फॉर्मूले को पकड़ के रख रहे हैं, फॉर्मूले को छोड़ो, फॉर्मूला जिससे डिराइव हुआ था उसी से जाओ हमेशा। तो दो हेडेक एक साथ खत्म हो गई, गलती होने की गुंजाइश कम है, दूसरा फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा। ये पूरी दुनिया को पता है न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन, बस इनको अप्लाई करना सीखो। एक बार अप्लाई करना सीख गए तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं इस टॉपिक को। समझ गया मेरी बात को। चलो, और जिसने फॉर्मूला पकड़ा, ठीक है, उसको दिक्कत है, ठीक है, आगे चले। चलो, तो क्वेश्चन तो हमारे पास सारे खत्म हो गए। अब अगला कंसेप्ट लेते हैं, हेडिंग डालो, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, वो है ऑरिफिस एंड माउथपीस। हेडिंग डालो, ऑरिफिस एंड माउथपीस। कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लासेस में इनके डेरिवेशंस वगैरह देखेंगे। अभी मैं आपको सारे डेरिवेशन दे रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल पत्थर की लकीर है, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज, है ना। क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में बहुत स्ट्रांग थी, इसी वजह से जेईई क्लियर हुआ था, तो वो मैं अप्लाई करवा रहा हूँ आपको एक एक जगह पर। और क्वेश्चन आपका वो आता ही नहीं जिसका फॉर्मूला आप रखते हो, दिक्कत वहाँ है ना। क्वेश्चन कौन सा आता है, ये वाला, है ना। तो क्या करोगे, फॉर्मूले मत लगाओ, फॉर्मूले ना लगा करके जो बेसिक इक्वेशन, इसको नहीं हटाया मैंने, ये कभी हटेगी भी नहीं। आप कुछ भी भूल जाओ चाहे फॉर्मूले, अगर इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इससे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हेडिंग डालो, ऑरिफिस एंड माउथपीस, है ना। ऑरिफिस एंड माउथपीस, ऑरिफिस एंड माउथपीस। व्हाट इज ऑरिफिस एंड व्हाट इज माउथपीस, और इन दोनों का काम क्या है। ये दोनों जो डिवाइस है ये डिस्चार्ज मेजर करने के काम आती है ना। ऑरिफिस और माउथपीस दोनों डिस्चार्ज मेजर करने के काम आती है, ठीक है। ऑरिफिस और दूसरा है माउथपीस, ठीक है, ठीक है, नोट करो। ऑरिफिस एंड माउथपीस दोनों के दोनों डिस्चार्ज मेजर करने के काम आती है, ठीक है। इनसे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ऑरिफिस अभी मैंने बताया था, ऑरिफिस मीटर में भी, ऑरिफिस किसको कहते हैं। ऑरिफिस बेसिकली एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो टैंक की साइड में या टैंक के बॉटम में लगी हो सकती है ना। तो ऑरिफिस जब आप देखोगे तो बेसिकली जैसे टैंक है, टैंक के अंदर आपके पास में यहाँ पर कोई छोटा सा होल यहाँ पर दे दिया गया, है ना। तो ये जो ओपनिंग दी है साइड में, तो आपको ये ओपनिंग ऐसी नजर आई, मुझे हो सकता है ये ट्रायंगुलर नजर आए, मुझे हो सकता है ये सर्कुलर नजर आए, है ना। आप जब देखोगे सामने से तो आपको क्या नजर आएगा कि इतनी बड़ी ओपनिंग है ना। आपको ये वाली साइड तो नजर आ ही नहीं रही है।
तो ये वाली जो ओपनिंग है ये आपकी रेक्टेंगुलर ओपनिंग हो सकती है, इट कैन बी द ट्रायंगुलर ओपनिंग, इट कैन बी द सर्कुलर ओपनिंग, है ना, किसी भी शेप की ये ओपनिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये ट्रापेजोइडल फॉर्म में रहे, है ना, तो जिस तरीके से ये ओपनिंग हो। और ये ओपनिंग साइड में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, बॉटम में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बॉटम या साइड में जो स्मॉल ओपनिंग दी जाती है जिसके थ्रू फ्लो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो ओरिफिस कहलाती है, ठीक है। चलो, और माउथ पीस कैसा होता है, माउथ पीस के अंदर जैसे बेसिकली जैसे आपने टैंक के अंदर यहाँ होल कर दिया है ना, होल कर दिया, लेकिन ओरिफिस सडन चेंज है बेसिकली, एकदम से चेंज। तो एकदम से जब भी चेंजेस आते हैं, लॉसेस ज्यादा होते हैं क्या, तो यहाँ से लिक्विड धीरे निकलता है फिर, ठीक है, जो भी लिक्विड निकलेगा वो धीरे निकलेगा। हम चाहते हैं डिस्चार्ज बढ़े, तो डिस्चार्ज बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर पाइप कनेक्ट कर दिया। सारी सिचुएशन सेम थी, एवरीथिंग इज सेम, लिक्विड का लेवल सेम था, पाइप की डायमेंशन सेम थी, जो ओपनिंग जितनी बड़ी करी वो सेम थी, और पाइप कनेक्ट कर दिया हमने बाहर। अगर पाइप बाहर कनेक्ट किया है तो ये कहलाता है एक्सटर्नल माउथ पीस, है ना, एक्सटर्नल माउथ पीस। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बेसिकली आपने पहले तो ओपनिंग किया, सिर्फ ओपनिंग करके छोड़ दो, पाइप मत लगाओ, तो वो ओरिफिस कहलाता है। आपने पाइप और लगा दिया, और कहाँ लगाया पाइप को, टैंक से बाहर लगाया, तो ये एक्सटर्नल माउथ पीस कहलाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल माउथ पीस। और जो इंटरनल माउथ पीस होता है वो कैसा होगा, इंटरनल माउथ पीस में आपको जो ये पाइप नजर आएगा वो कहाँ नजर आएगा, अंदर की तरफ नजर आएगा। तो अगर इस तरीके से यदि कहीं पर अरेंजमेंट दिया हुआ है तो ये इंटरनल माउथ पीस कहलाता है, ये एक्सटर्नल माउथ पीस कहलाता है, और ये ओरिफिस कहलाता है। बात समझ में आ गया? इन सब में हमारा एक ही टारगेट होगा, क्या, व्हाट इज द डिस्चार्ज, ठीक है, व्हाट इज द डिस्चार्ज। हम लोग इन सभी केसेस में एक ही चीज को निकालना सीखेंगे कि डिस्चार्ज कितना होगा। तो ऑल दीज डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज। बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। एक कंटेनर लो, उसमें सिर्फ होल कर दो, छोड़ दो, वो ओरिफिस है। उसमें पाइप और लगा दिया, अगर बाहर लगाया तो एक्सटर्नल माउथ पीस है, अंदर लगाया तो इंटरनल माउथ पीस है। अब हम डिटेल में इन सब चीजों को एक एक करके देखेंगे, है ना। नोट करो, orifice is the small opening. Orifice is the small opening of any cross section. Orifice is the small opening of any cross section. Cross section rectangular हो सकता है, triangular हो सकता है, circular हो सकता है, trapezoidal हो सकता है। ये स्टैंडर्ड सेक्शन है, वही मिलते हैं आपको, है ना। वो ऐसे नहीं हार्ड सेक्शन का बना करके दे दे, ठीक है, कि ये बना दिया ओरिफिस, ऐसा सेक्शन मिलेगा भी नहीं जिस पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, है ना। बनाने में तो क्वेश्चन बना देंगे, है ना, मैं बना दूंगा एक क्वेश्चन, नोट करो। ओरिफिस इज द स्मॉल ओपनिंग ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन ऑन द साइड और एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ओरिफिस इज जस्ट एन ओपनिंग, है ना, स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड और एट द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, through which the liquid is flowing, through which the liquid is flowing। और माउथ पीस क्या है, एक शॉर्ट लेंथ का पाइप होगा, है ना, शॉर्ट लेंथ लिखना जरूरी है ना, शॉर्ट लेंथ, ज्यादा लंबाई ना हो, है ना, शॉर्ट लेंथ का ये पाइप होगा, नोट करना। अ माउथ पीस इज ए शॉर्ट लेंथ ऑफ द पाइप which is roughly 2 to 3 times the diameter in the length। मतलब जितनी डायमीटर है उसका लगभग 2 से 3 गुना, ठीक है, विच इज रफली 2 to 3 times द डायमीटर इन द लेंथ। समझ गए इसका मतलब क्या है, जितनी डायमीटर है, जैसे ओरिफिस यदि आप सर्कुलर ले लेते हो, जो डायमीटर है उसका लगभग 2 से 3 गुना लंबाई का पाइप चाहिए, ठीक है। डायमीटर अगर 50 mm ले रखी है तो 150 mm, 100 mm, 150 mm के आसपास का लेंथ का पाइप यूज करेंगे, है ना। फिटेड इन द टैंक कंटेनिंग फ्लूइड, fitted in the tank containing fluid। Both of these are used to measure the rate of flow। Both of these is used to measure the rate of flow। Both of these is used to measure the rate of flow। तो माउथ पीस को तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों आता है, अभी पढ़ने तो दो, स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूले बनेंगे, फिर मैं दिखा पाऊंगा आपको कि इसमें ज्यादा क्यों आता है, इसमें कम क्यों आता है?
तो छोटी लेंथ कैसी थी तो दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है अभी, है ना। मेजर लॉसेस आते हैं फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन में पाइप की दीवारें, और वो लगातार, जैसे मान लो कोई बीसलपुर बांध से पानी आ रहा है जयपुर में, तो कोई 200-500 किलोमीटर जब ट्रैवल करता है तो जाकर के मेजर लॉसेस फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के मिलते हैं, और आप फ्रिक्शन लॉसेस नेगलेक्ट कर दो इसमें बिल्कुल भी, है ना। बेसिकली यहाँ से जब पानी निकलता है ना, तो वो एरिया ऑफ जेट निकलता है वो काफ़ी कम मिलता है, क्योंकि एकदम से चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पर जब आप ये इसको कॉन्ट्रेक्शन करोगे, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन तो आएगा, बड़ी सी जगह थी उससे छोटी सी जगह में जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रेक्शन के बाद वापस एक्सपेंशन आ जाता है, ठीक है। तो उस वजह से एरिया ऑफ जेड भी यहाँ पे बढ़ता है ना, तो डिस्चार्ज फिर बढ़ जाता है, ठीक है। और भी लॉजिक आएंगे, इतना सा लॉजिक नहीं है, इसलिए रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। जब फॉर्मूले देखेंगे तब भी मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, हर तरीके से दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट बनाए, है ना। तो नोट करो, ऑरिफिस हम लोग सबसे पहले शुरू कर देते हैं ना। ऑरिफिस दो तरीके की होती है, एक तो है, कौन कौन सी ऑरिफिस होती है? एक तो होती है स्मॉल ऑरिफिस, ठीक है, स्मॉल ऑरिफिस, और दूसरी है लार्ज ऑरिफिस, है ना। तो स्मॉल ऑरिफिस और लार्ज ऑरिफिस का मतलब ये नहीं है कि एक की डाया कम, एक की डाया ज्यादा, ये चीजें रिलेटिव होती है। स्मॉल और लार्ज इज ए रिलेटिव थिंग, जैसे किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज्यादा है, ये भी रिलेटिव चीज है, ठीक है। अंबानी को कंपेयर करेंगे कि उसके पास ज्यादा और कम क्या है, तो उसकी डेफिनेशन अलग है, ठीक है। हमको कंपेयर करेंगे तो उसकी डेफिनेशन अलग है, ठीक है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग आती है। तो स्मॉल और ऑरिफिस किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, मैं प्रैक्टिकल व्यू देता हूं, देखो ध्यान देना। मान लो कि कोई टैंक है और टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, मान लो इतने लेवल तक पानी भरा हुआ है, उसके सामने इतना बड़ा होल है, और अगर ये पानी इतना नहीं भरा हुआ है, मान लो इतना भरा हुआ है, इतना सारा पानी है और ये होल है, इतना पानी है और ये होल है, या दोनों कंडीशन में ये जो होल है ये अलग अलग, ठीक है, ये शो करेगा बिहेवियर अपना। इसमें से पानी को बाहर भेजने के लिए ये लार्ज होल है, ठीक है, दिस इज द लार्ज ओरिफिस। इतना पानी बाहर भेजने के लिए ये स्मॉल ओरिफिस है। बात समझ आ गई? तो लार्ज और स्मॉल सिर्फ साइज के बेसिस पर नहीं होता, किसके बेसिस पर होता है? व्हाट इज द हेड अवेलेबल, व्हाट इज द हेड अवेलेबल। साइज को तो मैं टच भी नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ साइज सेम है। तो हेड अवेलेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बताते हैं, अगर हेड 5 टाइम्स ऑफ ये डेप्थ, जो भी डेप्थ यहाँ पर है ना, जो भी डेप्थ यहाँ पर है, इस डेप्थ से जो 5 टाइम्स ऑफ डेप्थ से अगर ज्यादा हेड अवेलेबल है, हेड यहाँ से नहीं नापते, कहाँ से नापते हैं? वो तो मैंने आपको सिर्फ पानी का लेवल बताया कि कहाँ से आपका चल रहा है, बेसिकली सेंटर से नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने हेड नापा, सेंटर ऑफ द ऑरिफिस से फ्री सरफेस को मेजर करते हैं, वो हेड कहलाता है। तो अगर हेड कैसा है, इफ द हेड इज मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द डेप्थ, देन इट इज कॉल्ड द लार्ज, नहीं स्मॉल, बड़ा है, हेड बड़ा है, ज्यादा हेड है, तो वो छोटा सा होल नजर आएगा उस हेड के लिए, है ना। पता लग गया क्या? चलो नोट करो, स्मॉल ओरिफिस, स्मॉल ओरिफिस की डेफिनेशन लिख लो, फिगर बना लेना, ये रिलेटिव चीज है ना। ऐसे ही आप वहां पे भी पढ़ते हो, पता है कि आरसीसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं सिलेंडर बीम का कंसेप्ट पढ़ते हैं, या डीप बीम का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो वहां पर भी सिर्फ डेप्थ को देख करके नहीं बता सकते, 200 mm की डेप्थ की बीम भी डीप बीम हो सकती है। वहां लेंथ बताते हैं कि लेंथ और डेप्थ का रेशो क्या है, L/D का रेशो क्या है ना। तो वहां पर रेशो आता है 2.0 और 2.5, याद है क्या आपको, सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस के केस में, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो वहां पर भी रिलेटिव चीज चलती है, ये भी रिलेटिव है, ठीक है। तो कई बार रिलेटिव चीज देखनी पड़ती है। तो हेड की टर्म्स में जो ओपनिंग है, अगर हेड ज्यादा है तो वो ओपनिंग छोटी सी है, अगर हेड कम है तो वो ओपनिंग बड़ी है, ठीक है। हेड कहां से मेजर करेंगे, एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। हेड कहां से मेजर करेंगे? लिक्विड की फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ द ऑरिफिस तक, ठीक है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, लिक्विड की फ्री सरफेस से, ठीक है, आप मेजर करेंगे कहां तक? सेंटर ऑफ द ऑरिफिस तक। तो लार्ज अगर मैं बना रहा हूं तो मैं ऐसे बना देता हूं इसको, ठीक है, ताकि आपको ये दिखाई दे कि ये लार्ज कैसे है ना, ये लार्ज है। देखो ध्यान देना, लार्ज के समय जब कैलकुलेशन चलेगी तो ये हेड टॉप का अगर देखोगे, टॉप ऑफ द ऑरिफिस का, और बॉटम ऑफ द ऑरिफिस का अगर देखोगे तो ये मैटर कर जाएगा क्या? ये H1 और H2 एप्रिशिएबल क्वांटिटी मिल जाएगी क्या, अच्छी खासी। लेकिन अगर हम स्मॉल के केस में देखें, स्मॉल का फिगर अगर मैं बनाऊं, ठीक है, स्मॉल का फिगर मैं बना रहा हूं, और फिर से मैंने लगभग उतनी ही यहाँ पर डेप्थ ले ली है ना, उतना ही बड़ा ऑरिफिस मैंने ले लिया जितना यहाँ लिया था। अब मेरा हेड कहाँ अवेलेबल है? मान लो हेड यहाँ है ना, और भी बड़ा होगा ये, ठीक है। और अगर मैं हेड मेजर करता हूँ यहाँ से, इस वाले हेड को आप H1 कहो,
इस वाले हेड को आप H2 कहो तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना। H1 और H2 में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि H1 पहले से ही बहुत बड़ा है ना। और ये स्मॉल ओपनिंग आप बोलते हो ओरिफिस के अंदर, तो ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं होता और H बड़ा चल रहा है पहले से ही। तो बेसिकली इन कैलकुलेशन के अंदर हम लोग क्या मान लेते हैं, H, H1 और H2 लगभग तीनों बराबर है, यहाँ पर तीनों डिफरेंट है। और H कितना होता है बताओ जरा, एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा इनका, है ना। ये कई बार बताया मैंने, H जो होगा वो H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। जब इनके फॉर्मूले डिराइव करवाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पर हेड की वजह से डिफरेंसेस आएंगे, है ना, कैलकुलेशन में। यहाँ पर आप सेम मान लोगे तो कैलकुलेशन पॉइंट में H, H1 और H2 ये तीनों बराबर माने जाएंगे, है ना। लार्ज ऑरिफिस के अंदर तीनों डिफरेंट माने जाएंगे, स्मॉल ऑरिफिस के अंदर ये आपका कैसा होगा, हेड ज्यादा अवेलेबल है। ये सेम साइज की मैंने यहाँ पर ऑरिफिस ले ली, लेकिन इतने बड़े हेड के लिए छोटा सा होल है और इतने बड़े हेड के लिए ये बड़ा सा होल है। ये लार्ज ऑरिफिस कहला रहा है, ये स्मॉल ऑरिफिस कहला रहा है। बात समझ आ गई। यहाँ पर जैसे मान लो 10 मीटर का हेड अवेलेबल है, ये 0.1 मीटर की डेप्थ है। सोचो जरा अगर मैं आपको H 10 मीटर दे दूं और ये मैं दे दूं 0.1 मीटर, सोचो जरा H1 कितना आएगा, व्हाट इज H1? H1 आ जाएगा आपका, ठीक है, 9.95 मीटर। देखना जरा ये आया क्या, और H2 आ जाएगा 10.05 मीटर। तो कोई फर्क पड़ा क्या? लेकिन यहाँ पर अगर आप हेड लो और मान लेते हैं कि हेड आपके पास में, लेट से कि हेड आपके पास में है 0.5 मीटर, मान लो हेड जो अवेलेबल है वो 0.5 मीटर है ना। फिर आपके पास में ये 0.1 है ना, ये 0.1 है। मैंने बोला ना 5 से नीचे हो, 5 टाइम्स से नीचे हो, तो ये 5 टाइम्स ही रखा अभी मैंने कैलकुलेशन में भी। 5 टाइम्स से अगर ज्यादा हेड अवेलेबल है तो वो स्मॉल ऑरिफिस कहलाएगा। 5 टाइम्स से अगर कम हेड अवेलेबल है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लार्ज ऑरिफिस कहलाएगा। ये मैंने एग्जैक्टली 5 टाइम्स रखा भी, हेड 0.5। अब बताओ जरा H1 कितना हो गया, H1 हो जाएगा 0.45, है ना, 0.45, और ये हो जाएगा 0.55। क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा खासा डिफरेंस नजर आ रहा है। परसेंटेज में देखोगे तो आपको नजर आएगा। तो कैलकुलेशन में फिर इनको इंक्लूड करना पड़ता है, इनको सेम लेकर के चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं सारे डेटा मैंने आपको, है ना। चलो, स्मॉल और लार्ज अच्छे से समझ गए क्या, कैलकुलेशंस में कहाँ डिफरेंस आने वाला है वो समझ गए क्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नोट करो। If the head of the liquid from the center of the orifice is more than 5 times the depth of the orifice, then it is termed as the small orifice. लिख लिया था क्या ये डेफिनेशन लिख ली थी सारी। And if it is not, then it is called large orifice, ठीक है। तो स्मॉल orifice और लार्ज orifice की डेफिनेशन ये है। ऐसा करते हैं, यहीं पे रोकते हैं आज, है ना। हेडिंग डालो, फ्लो थ्रू द ऑरिफिस। तो कल की क्लास में हम सीधा ऑरिफिस के थ्रू फ्लो निकालने की कोशिश करेंगे। स्मॉल और लार्ज का मतलब मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए सीधा हम फॉर्मूले डेरिवेशन पर चले जाएंगे, है ना। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।